Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, as you can see on the thumbnail page, we are going to start with our Module 2 revision. And in this video lecture, we're going to deeply discuss about what are the main questions, what are the most frequently questions of TY BCom Business Economics and especially from the Module number 2. And ये सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और हम कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन यहाँ पर जरूर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल नंबर 1 का प्रिपरेशन किया था। मॉडल नंबर 1 के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे फोकस किया था। ठीक है, अब जो कि मैंने रिवीजन आपको मेरी इस हैंडी बुक से कराया था, जो मेरी ओन हैंड रिटन बुक है। इसका जो है सॉफ्ट कॉपी भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो सो प्लीज डू कांटेक्ट विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट मॉड्यूल नंबर 1 का एक शॉर्टेस्ट रिवीजन अगेन करवा दूं मैं आपके साथ। हमने यहाँ पर कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी और जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। नेप 1991 के 2 सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है और दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें मैंने आपको एलपीजी के 3 कॉन्सेप्ट सिखाए थे फ्रेंड्स। तो शायद आपको याद होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को सिखाया था कि गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स एंड पॉलिसीज, जिन्हें हम योजनाएं भी कहते हैं, जो बना रखे हैं स्पेशली फॉर द एजुकेशन प्रमोशन पर्पस एंड साथ ही साथ हेल्थ वेलफेयर के लिए। तो एजुकेशन या हेल्थ पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था अबाउट द एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था एमएनसीज के बारे में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिनका दूसरा नाम होता है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल नंबर 2। ठीक है, सो मॉडल नंबर 2 में हमें पढ़ना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मॉडल नंबर 2 का मैंने पेज ओपन कर रखा है, चैप्टर नंबर 5, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, हम प्रिपरेशन करने वाले अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एटलीस्ट हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से यू ऑल हैव टू राइट एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के बारे में। हमने लास्ट मॉडल नंबर 1 में भी एक नैप पढ़ रखा है दोस्तों, और वो नैप था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसके 3 मेजर कंपोनेंट्स थे एलपीजी। बट ये जो नैप है ये आपका है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। 2000 में ये पॉलिसी बनाई गई थी स्पेशली टू प्रमोट एग्रीकल्चर। एज वी नो दैट के एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में पढ़ रखे हैं। पहला क्वेश्चन था आपका फीचर्स एंड दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सो दोस्तों यहाँ से फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको आने के काफी हाईली चांसेस है। ठीक है, फीचर्स क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन चल रहा है, जहाँ पे किसान यानी कि फार्मर्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स सिटीज एंड टाउन से कॉन्टैक्ट करके साथ में बिजनेस करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। एग्रीकल्चर में करियर्स अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा रहा है, जहां पर हम ट्राई करते हैं एग्रीकल्चर के आउटपुट्स को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म्स भी मिल रहे हैं। टैक्स में भी बहुत ज्यादा कंसेशन मिलता है एग्रीकल्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे ध्यान देना। नेशनल लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी, देखिए नेशनल लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी हमारे एग्रीकल्चर का एक मेन फीचर है। एग्रीकल्चर में हम सिर्फ खेती बाड़ी के बारे में बात करते हैं, लेकिन नेशनल लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी में हम ये करते हैं, हम उन एनिमल्स को पालने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें मीट, मिल्क और एग्स मिलते हैं। ठीक है, तो और ऑल्दो उनका स्किन भी काम आता है लेदर प्रोडक्शन के लिए, तो इस पे भी फोकस किया जा रहा है। अलाइड एक्टिविटीज के बारे में मैंने काफी टाइम अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको सिखाया है, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फाइनेंस जो है एग्रीकल्चर फील्ड को करने के लिए नाबार्ड आ चुका है। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको दोस्तों नाबार्ड का भी प्रिपरेशन करना होगा। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इंश्योरेंस स्कीम्स आ चुकी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और हम वी आर वर्किंग टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने के पीछे मकसद क्या था? 2000 में हमने जो नैप बनाया ना दोस्तों, इसका मकसद ये था कि हम एटलीस्ट एनुअली 4% ग्रो करें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। हर साल 4% अगर एग्रीकल्चर फील्ड बढ़ेगा ना, तो हमारा इकोनॉमी इजीली डेवलप कर जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, नेसेसरी तब्दीलियां करना, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस करना, और एग्रीकल्चर के सेक्टर को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के साथ कम अप करना। ठीक है। एंड तो इसीलिए फीचर्स में भी ऑलमोस्ट जो है काफी हद तक पॉइंटर्स सेम है दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे मार्केट में एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव चेंज लाना, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर नैप पॉलिसी बनाने के पीछे। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाना, फार्मर्स को जो है अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए भी हमने नैप 2000 बनाया था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है दोस्तों। तो पहला ही क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको दिया है फ्रेंड्स, उसमें मैंने दिया था फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो यहाँ पर आप फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन बैंक, मैंने आपको वहां पे एक क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंसेस, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दोनों पढ़ने का है। तो चलिए हम स्क्रीन पे इस नोट्स के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंसेस का मतलब होता है कि खेती बाड़ी के लिए लोगों को पैसा कहाँ से दिया जा रहा है। तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, जहां पर एक प्रॉपर लीगल बॉडी होगा जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा टू प्रमोट एग्रीकल्चर, और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडी, मतलब जो लीगली डील नहीं कर रहा बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अस टू प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की तरफ आ चुकी हूँ मैं फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर प्राइसिंग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव और जस्ट फॉर रिविजन के लिए आप देख लें। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, दैट इज प्राइस पॉलिसी एंड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मैंने सिखा रखा है कि एग्रीकल्चर प्राइसिंग के लिए पहले हम उसको डिटरमाइन करते हैं, प्राइस निकाला जाता है जिसमें सारे कॉस्ट और अलग तरीके के भी जितने भी कॉस्टर्स आपके लगे उनको जोड़ा जाता है। तो पहले डिटर्मिनेशन होता है, एंड उसके बाद जो है हम लोग पहले डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, डिटर्मिनेशन के बाद हम अनाउंस करते हैं हमारे प्राइस को एग्रीकल्चर के, एंड अनाउंसमेंट के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज द प्राइसिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर। तो आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बोला कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस का, जो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल है। तो देखिए हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर फाइनेंस की तरफ, और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है प्रॉपर्ली, वन इज नेशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल। तो पहले विल गो थ्रू विद द नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब वो जरिए उन तरीके से पैसे मिलना जो इंस्टीट्यूशनल नहीं है बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अस फॉर द एग्रीकल्चर। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने एक नंबर्स रखे हैं, 92% रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट इज प्रोवाइडेड थ्रू was provided through नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, मतलब आप बैंक वगैरह या किसी बॉडी या लीगल बॉडी से जाके लोन नहीं ले रहे हो, उधारी नहीं ले रहे हो, क्रेडिट नहीं ले रहे हो, बल्कि आसपास नेबर्स, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, इन लोगों से कर्ज ले रहे हो एग्रीकल्चर करने के लिए। सो पहले 1951 के अकॉर्डिंगली 92% आपका जो फाइनेंस लिया जाता था ना एग्रीकल्चर करने के लिए, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिलता था, यानी मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स या नेबर्स या रिलेटिव्स से। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन नंबर्स को कम करने के लिए वी एस्टेब्लिश द नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो है इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू प्रमोट एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मैरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखे हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस अगर पूछा जाए कहाँ से जनरेट होता है, तो आप जरूर बता दें कि मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स से। ठीक है, नॉट विद लीगल बॉडी। बट इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, तो देखिए कई सारे फायदे होते हैं जब आप रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स या मनी लेंडर्स से एग्रीकल्चर के लिए उधारी ले रहे हो। सबसे पहले तो इट इज इजी टू टेक लोन, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, यू आर नॉट सपोज टू डू एनी प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशंस, फॉर्म वगैरह फिल करना, फॉर्मल टाइमिंग भी नहीं है, जब चाह आप आपके दोस्तों से, नेबर से या मनी लेंडर से लोन ले लिया। रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं किसी भी तरीके की, और इजीली मनी मिल जाता है आपको। मनी सिर्फ आप खेती बाड़ी नहीं, हालांकि यहाँ पर आप तो आपकी बर्थडे सेरेमनी या किसी और सोशल गैदरिंग के लिए भी लोन ले सकते थे। ठीक है, सो ये एक फायदा है हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। अब इसके कुछ नुकसान भी है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी है दोस्तों, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी द डीमेरिट्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, सबसे पहले तो इनडेप्थनेस, बिकॉज मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स आर सपोज टू
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स जो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना दोस्तों, इसकी वजह से किसान जो है बहुत ज्यादा कर्जे में डूब जाता है। इतना कि जितना का उसने प्रिंसिपल अमाउंट का, असल अमाउंट का जो लोन लिया होता है ना, उससे ज्यादा उसका इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये एक डीमेरिट्स है जिसे हम कहते हैं इंडेप्टनेस। सेकंड, फेलियर टू पे लोन। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे किसान जो पुअर फार्मर्स है वो लोन नहीं पे कर पाते। माल प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज हथियाना, उनके एसेट्स हथियाने का काम होता है मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जब वो जो है अच्छी तरीके से अपना पे नहीं कर पाते हैं लोन। ठीक है, और दे एक्सप्लॉइटेड थ्रू द मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स मेनी ऑफ द टाइम। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंसेस, जिसमें हमने इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किए। अब हम करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनल मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है दोस्तों, जहां पर आपको जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर मेंशन किया, स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम का। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक है, एंड फिर आरआरबीज होती है। आरआरबीज का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। वी ऑल आर अवेयर अबाउट द कमर्शियल बैंक ना, जहां पर आपका और मेरा अकाउंट होता है, वहीं से हम जो एग्रीकल्चर के लिए भी लोन ले सकते हैं। एंड देन आपके पास आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो है अलग अलग सोसाइटी लेवल पे, विलेज लेवल पे डील करती हैं, एंड ये भी आपको एग्रीकल्चर असिस्टेंट देती है। इसके अलावा आता है आपके आरआरबीज। आरआरबीज क्या होती है? रीजनल रूरल बैंक होती है फ्रेंड्स। रीजनल रूरल बैंक का मतलब होता है कि हम हमारे विलेज के हर एक रीजन में, आपका जो विलेज है ना, उस विलेज के हर एक रीजन में ये बैंक होती है, ताकि विलेज का हर इंसान इजीली लोन ले सके एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में बता दिया गया है कि कितनी कमर्शियल बैंक्स होती है और ये किस तरीके से आपको लोन देती है। तो भाई बेसिकली कमर्शियल बैंक आपको लोन देने की 3 टर्म रखती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। शॉर्ट टर्म का जो लोन देती है ना कमर्शियल बैंक, वो आपको सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए देती है। 50% जो फाइनेंस होता है ना, वो इस कैटेगरी में ही प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है लोन लेते हैं ना, वो फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स के लिए लेते हैं और शॉर्ट टर्म में डील करते हैं। मीडियम टर्म का जो लोन जो है बैंक लोगों को प्रोवाइड करती है दोस्तों, वो कैटल परचेज करने के लिए, गाय भैंसे, इक्विपमेंट्स और लैंड इंप्रूवमेंट के लिए करती है। ठीक है, एंड थर्ड जो है लॉन्ग टर्म के लिए, ये कवर किया जाता है हैंडपंप्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म का लोन जो है दिया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा हमारे किसानों को। फिर बढ़ते हैं, हमारा सेकंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में पहला हमने कमर्शियल बैंक देखा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है कमर्शियल बैंक, जैसे एक्सिस, आईडीबीआई, यूबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, प्राइवेट हो पब्लिक हो कुछ भी, बट है सारी कमर्शियल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक भी आपको 3 तरीकों से लोन प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए। सेकंड हमारा बॉडी है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो होती है ना दोस्तों, ये भी आपको जो है शॉर्ट टर्म लोन देती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन जो है प्रोवाइड करती है। एंड ये बेसिकली जो है अलग अलग लेवल पे डील करती है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है लोन देती है स्टेट लेवल पे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लोन देती है कोऑपरेटिव सेंट्रल लेवल पे, एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज जो है प्राइमरी लेवल यानी कि विलेज लेवल पे आपको लोन देती है। ठीक है, चलिए अब आती है आपकी थर्ड इंस्टीट्यूशनल बॉडी जो आपको जो एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस देती है, दैट इज आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं फ्रेंड्स, ये जो है हर जगह इनकी कमिटीज है। आरआरबीज जो है हमारे पास टोटल 56 आरआरबीज हैं अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बैंकों के नाम के आगे ज्यादातर ग्रामीण करके यूज किया जाता है, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक, आंध्रा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक होती है, इनका नाम हमारी कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होता है, बट इनका काम होता है कि छोटे मोटे विलेज पे सारी लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। और ये जो बैंक हम बात कर रहे हैं, ये स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए भी लोन देती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नाबार्ड जो है, मैंने आपको बताया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों इसका शॉर्ट नोट्स के लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था स्पेशली एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लोन है। और केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड का, ये भी आपको एक शॉर्ट नोट्स के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो है प्राइस पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ही दिखा
किसान प्राइस पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि हम पहले डिटरमाइन करते हैं, फिर अनाउंस करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज मुझसे जो यूट्यूब पे के कमेंट सेक्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई चीज आपको डीपली सीखनी है तो आप यू कैन डू रिक्वेस्ट ऑन माय चैनल, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगी। एंड नोट्स के लिए आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, एंड लास्ट जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में उसके प्रॉब्लम्स क्या है, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है हमारे पास, मनी नहीं होता है, बहुत सारे मिडिल मैन्स होते हैं। जैसे अंतिम मूवी का मैं एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिसमें बताया गया है कि किसान किस तरीके से सीड से लेकर बीजों से लेके फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हर चीज को सहते-सहते अपनी जब फसलें रेडी करता है, तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है उसको बेचने के बाद, बिकॉज़ ऑफ द टू मैनी मिडलमैन्स। सबके रिश्वत, सबके इंटरेस्ट अमाउंट कटते-कटते-कटते कुछ नहीं बचता है किसान के पास। ऑल्दो उनके पास उनकी खेती-बाड़ी की भाजी खाने को भी नहीं मिलती है, सब्जी-तरकारी खाने को भी नहीं मिलती है। वेजिटेबल्स भी वो वहां से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं है, प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट की मजबूत पॉलिसीज नहीं है जिसकी वजह से, और डिस्ट्रेस सेल भी होता है कि कुछ नहीं बिकता है तो किसान लो प्राइस पे भी अच्छी से अच्छी फसलों को बेच जाते हैं जस्ट फॉर द मनी। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम्स आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ये अच्छे से पढ़ें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेटेड मार्केट के बारे में भी मैंने मेंशन किया है, और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस। तो एक बार ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सब जो है आप एक बार जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा आपके क्वेश्चन के लिए, जहां पर आपको जो है हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम लोगों ने मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन कर लिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैंक, बट और भी अदर क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करना है, सो आप डेफिनेटली गो थ्रू करें। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस पे भी फोकस करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। विल मीट अगेन with the model number 3 revision. So that's all enough for today, friends. Bye bye. Have a nice day and take care.